व्हेन वी गो फॉर द आर्गुमेंटेटिव नॉलेज, अब जरा ध्यान से कहानी को सुनो। जब हम आर्गुमेंटेटिव नॉलेज की बात करते हैं तो आर्गुमेंटेटिव नॉलेज में डायमेंशन शिफ्ट होता है, मतलब विषय अपने आधार को छोड़कर दूसरे विषय के साथ लिंक हो जाता है। तो जो तीन चीजें हैं वो हमारी चीजों को गवर्न करती हैं, राइट। फिर से एक बार देखते हैं, तीन डायमेंशन बनाता हूं मैं क्लासेस में अपने बच्चों को समझा भी चुका हूं, दोबारा इसको देखते हैं और अब जो करने की कोशिश कर रहा हूं उसको समझो कि ये क्या है। आर्गुमेंटेटिव नॉलेज, ये कॉमन इक्वल एरिया हो गया हमारे पास। आर्गुमेंटेटिव नॉलेज का सिद्धांत कहता है कि इकोनॉमी अर्थव्यवस्था, सोसाइटी और पॉलिटिक्स, चाहे इंटरनल हो वो चाहे एक्सटर्नल हो, ये कभी भी पृथक करके नहीं पढ़ी जा सकती। आर्गुमेंटेटिव नॉलेज है क्योंकि समाज में होने वाला हर चीज एक अलग मुद्दे के रूप में काम करता है, ठीक है, अलग मुद्दे के रूप में काम करता है, ठीक है। तो सवाल यहां है, इस आर्गुमेंटेटिव नॉलेज को समझने की कोशिश करिए। जो समाज है, जो अर्थव्यवस्था है और जो राज व्यवस्था है, संपूर्ण विदेश नीति के साथ जहां पर प्रशासनिक निर्णय लिए जा रहे हैं, ये तीनों कभी अलग होकर नहीं पढ़े जा सकते। यही मेंस की सबसे बड़ी चुनौती है। और जिस डोमेन में, ये डोमेन आप देख रहे हैं, ये जो डोमेन आप देख रहे हैं, इस डोमेन के अंतर्गत चीजें ओवरलैप हो जाती हैं। अगर आप नोटिस करके देखेंगे तो चीजें ओवरलैप हो रही हैं, यानी एक अवधारणा दूसरी अवधारणा के साथ जुड़ती चली जा रही है और यहीं से आर्गुमेंटेटिव नॉलेज आता है। अगर आज, अब जिस बात पे मैं आ रहा हूं उसकी गहराई को समझना, अब बच्चे नहीं रह गए, अब बॉर्नवीटा किनारे रखो और अब प्रशासनिक अभियोगिता के साथ बिल्कुल मुट्ठी भींचकर मेरे साथ पढ़ना शुरू करो। मैं इसमें ऐसी तरह पढ़ाता हूं, ठीक है, ये मेरा डोमेन है। एक खबर आती है कि भारत में सुधार करना आसान नहीं है, यहीं से शुरू करता हूं। और मैं भारत के प्रधानमंत्री, आप पसंद करें ना करें, मैं भारत के प्रधानमंत्री का एक कोट करता हूं, अभी बुरे लग सकते हैं सुधार। यहीं से मेरी क्लास शुरू होती है। समय आने पर मिलेगा फायदा। इसमें दो चीजें हैं, इसको दो भागों में हम बांट लेते हैं, ठीक है। आप इनको भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, आप इनको पसंद करते नहीं करते मैं इसकी बात नहीं कर रहा, भारत के प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूं। अभी बुरे लग सकते हैं सुधार, समय आने पर मिलेगा फायदा। एक और खबर आई कि भारत में इन इंडिया सुधारों की राह बहुत कठिन होती है, बहुत कठिन होती है। आपने भी ये पढ़ा होगा, बताते जाइए, यस सर पढ़ा है, नो सर नहीं पढ़ा है, बताइए पढ़ा है। अब सवाल है, ये हमने पढ़ लिया, आपने हो सकता है ये पूरा डाटा भी याद कर लिया हो, प्रधानमंत्री ने स्टेटमेंट हो सकता है आपने पेपर में लिख लिया, लेकिन सवाल है, जो यहां लाइन लिखी है, बुरे लग सकते हैं सुधार, रिफॉर्म्स। सबसे बड़ी बात है, व्हाट डू यू मीन बाय रिफॉर्म्स? व्हाट डू यू मीन बाय रिफॉर्म्स? किसको कह रहे हैं बुरे लग सकते हैं? इंडियन सोसाइटी को, ठीक है, भारतीय समाज को, कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, भारतीय समाज को। तो भारतीय समाज, अब यहीं से मैं अपनी क्लास शुरू कर रहा हूं, बुरे किसको लग रहे हैं? समाज के एक हिस्से को। तो सवाल यह है कि समाज के एक हिस्से में आप देखते हैं भारत में बहुत लंबे समय से दंगे होना, प्रतिरोध होना, और ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ है, जब कंप्यूटर आया था तो भी विरोध हुआ था। हर चीज के पीछे हमने विरोध किया है। मैंने जब 7 स्टोरी ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ाई थी तो बताया था कि बिना संकट के भारत ने कभी कोई सुधार, 1991 का सुधार भी जब हम बिकने की हालत में पहुंच गए तब हमने शुरू किया था। इतना कठिन है हमारे लिए सुधार। हर सुधार को हमने बहुत मुश्किलों के बाद ही किया है। तो सवाल है कि सुधार क्या है, नंबर 1 रिफॉर्म्स क्या है, इनकी जरूरत क्यों है, लेकिन उससे भी बड़ा बात है कि समाज कैसा है। समाज किसी सुधार को इतनी जल्दी स्वीकार क्यों नहीं करता है, क्यों इस तरह की हिंसा हो रही है, भारत में डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर क्या है, हिंसा करने वाला जो है वो किस व्यू के साथ है। और किसी भी रूप में, चाहे आप भारत में धार्मिक सुधार की बात करें, भारत में जातीय सुधार की बात करें,
महिलाओं के सुधार की बात करें, बाल श्रम का विरोध करें, आप देखेंगे कि इन सुधारों का, ये जो रिफॉर्म्स हैं, ये जमीनी स्तर पर नहीं पहुंच पा। कुछ दिन पहले की बात है, कैलाश सत्यार्थी जी, जिन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन पे बहुत काम किया है, नोबेल प्राइज मिला है, और उनका कि भारत में इतने कानून होने के बावजूद भी आज भी बाल श्रम यानी चाइल्ड लेबर अपनी पीक पर विराजमान है, हो रहा है, धड़ल्ले से हो रहा है। तो सवाल है कि आखिर सरकार तो नहीं बाल श्रम करा रही है, वो तो कानूनबद्ध है, तो ये जो बच्चे चुराए जा रहे हैं और जो बच्चों को नौकरियां कराई जा रही हैं, जो ढाबे पे छोटू है, वो समाज ही तो कर रहा है। अब समाज को कितना आप समझते हो, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। क्या है वो समाज? ये कल जो आज एक कॉलोनी में कई लोग रह रहे हैं, कल कोई बात होती है, दंगे हो जाते हैं, घर जला दिए जाते हैं, मार दिया जाता है लोगों को। ये कुछ दिन पहले एक ही दुकान पर मिल रहे, एक दूसरे से बात करते हैं, ऐसा क्या हो गया? तो समाज का चेहरा क्या है? समाज, सोसाइटी कहते किसको है? ये किस रूप में चलती है? और क्यों आजादी के 75 सालों बाद इतनी बड़ी आबादी आज वो चीज नहीं पा पाई है जो उसको पा लेना चाहिए था? आज जैसे सरकार अपनी पीठ ठोक सकती है कि हमने 50 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज दिया। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, एक छोटी सी बात है, मैं यहां समर्थन और विरोध राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूं। सवाल है कि क्या भारत के 50 करोड़ लोग, कोई भी अपने पीठ थपथपा सकता है, मेरा एक प्रश्न है कि आजादी के 75 वर्षों बाद भी क्या भारत के 50 करोड़ लोग अपने लिए 2 वक्त का अनाज नहीं खरीद सकते? और अगर नहीं खरीद सकते तो उसके पीछे मूलभूत कारण क्या है? समाज की यह गति क्यों ऐसी हो पाई? आज समाज में आप कहिए कि हमने 50 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज दिया, आप अपनी पीठ थपथपाइए, लेकिन मेरा प्रश्न है कि एक आजाद भारत में 75 वर्षों के बाद भी आज हम अपने लोगों को 2 वक्त का खाना क्यों नहीं दे पा रहे हैं, या उनको इतना सक्षम क्यों नहीं बना पा रहे हैं कि वो 2 वक्त का खाना अपने लिए खरीद सकें? एक छोटी सी बात है, आज आपने कहा कि सरकार ने 80% लोगों को साक्षरता दे दी। मेरा प्रश्न है 75 वर्षों बाद 20% लोग अशिक्षित क्यों रह गए, और उसमें से कितनी % बच्चियां पढ़ पाई हैं, प्रौढ़ पढ़ पाए हैं, वयस्क महिलाएं पढ़ पाई हैं? इसका आंकड़ा आप मुझे दें। तो सवाल यह है कि 1970 तक भारत और चीन दोनों एक ही जैसी आर्थिक व्यवस्था का हिस्सा थे, दोनों एक ही जगह पे थे, और शायद भारत की स्थिति चीन से थोड़ी ज्यादा अच्छी थी, और आज सुपर पावर बन गया चीन, भारत क्यों नहीं बन पाया? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहां पर यह समस्या हमें देखनी पड़ेगी। क्लियर? ये हमें देखनी पड़ेगी। सो दिस इज द फंडामेंटल, जहां से मैं आज अपनी क्लास की शुरुआत करने जा रहा हूं। ये समाज क्या है, वो सुधारों को क्यों नहीं स्वीकार कर पाता, और किसी भी रूप में हम इसको बहुत बारीकी से लेकर जाएंगे, हम इसके कई खंड करेंगे। और सुधार विरोधी क्यों है, यह भी हमें समझना पड़ेगा। इतनी हिंसा, रेजिस्टेंस क्यों होता है, यह भी हम समझेंगे। फिर दूसरी बात, समय आने पर मिलेगा फायदा। तो क्या हम इतने दूरदृष्टा, इतने दूरगामी हैं कि हम इन लॉन्ग टर्म फायदों को देख सके? तो कोई भी समाज अपने शॉर्ट टर्म गेन्स को क्यों देखता है? यहां पर एक क्वेश्चन है, समय आने पर, यानी कि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम यू विल फाइंड दिस गेन। मान लो प्रधानमंत्री ने कहा, तो सवाल है कि वाई वी आर सो मच शॉर्ट साइटेड, हम इतना अल्प दृष्टि वाले क्यों हैं कि हमें आज तत्कालिक फायदे की जरूरत है? भाड़ में गया देश, भाड़ में गई सारी चीजें। अब यह बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है कि मान लीजिए आप, जैसे मैंने पढ़ाया था एक बार, कि पाकिस्तान से आपको लड़ने की जरूरत नहीं है। जिस दिन आपका डेमोग्राफिक डिविडेंड, डेमोग्राफिक कर्ज में, यानी कि जनांकीय लाभांश जनांकीय अभिशाप में बदल गया, उस दिन पाकिस्तान आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा जितना आपके लोग उस दिन आपको, जो आपकी संपत्तियों को जलाकर खत्म कर देंगे। जितना आपको आर्थिक नुकसान पहुंचा देंगे, वो वॉर में पाकिस्तान उतना नहीं कर पाएगा, उसकी हैसियत नहीं है। और देखिए आज क्या हो रहा है, आपकी जो ट्रेनें जली, आपकी जो संपत्तियां जली, आपको गुस्सा आया, आप इसमें सही गलत दोनों अपने हिसाब से कह सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कि आपकी साइट क्या है, आपकी देखने का तरीका क्या है। लेकिन जो संपत्तियां जला दी गई, उसमें कोई सरकार तो बैठ के जा नहीं रही है, वो आप ही लोग बैठ के जा रहे थे। जो बसें जला दी गई, संपत्तियां जो जल के खत्म हो गई, आपका गुस्सा शांत हो गया, आपको कुछ दिन बाद सही समझ में आया कि हाँ ये ऐसा था वैसा था। लेकिन सवाल यह है कि आपका जो आर्थिक नुकसान, आपके देश को उसको बनाने में जो समय लगा, जो पैसा लगा है, तो वो तो ऐसे ही हुआ कि जैसे आप मम्मी पापा से नाराज हो गए और आपने घर का सारा सामान उठा के मोबाइल वोबाइल सब पटक दिया। अब कुछ दिन बाद आपको जरूरी फोन करना है, तो पता चला कि गुस्से में आपने फोन पटक दिया था, फूट गया। अब गुस्सा शांत होने के बाद आपको पता चला कि आप बहुत बड़ा बवाल कटवा चुके हैं अपना।
तो अब हमें ये समझना है कि हमारा समाज की गति क्या होती है, समाज का चेहरा कैसा होता है, समाज क्या काम करता है, और एक समाज के कितने भाग होते हैं, एक समाज की क्या जरूरतें होती हैं। क्यों मैं बात कर रहा हूं? क्योंकि थोड़ी देर के लिए अंदाजा लगाओ कि आप एक ऑफिसर हो, सरकार ने एक नीति बना दी, नीति अच्छी गलत ये अलग अलग नजरिए से समाज का दृष्टिकोण जब समझेंगे तब हम तय करेंगे, लेकिन आप संविधान के अंतर्गत हैं, सरकार ने जो नीति बनाई है अब आपका काम है उसको लोगों को समझाना और लागू करना। आप इन्हीं में से एक युवा हो, ठीक है, इसी में से एक युवा हो, और आपको सरकार की नीतियों को लागू कराना है। आप आईएएस ऑफिसर हो, किसको हीट सबसे पहले झेलनी पड़ेगी? वो पथराव जब होता है, वो आगजनी जो होती है, लॉ एंड ऑर्डर कंडीशन होता है, तो सबसे पहले हीट किसको झेलनी है? किसको झेलनी है? आपको झेलनी है। तो जैसे कल एक एसएसपी ने क्या किया, आपने देखा होगा खबर, कि उसने युवकों को बैठ के समझाया कि देखो इसके क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या चीजें हैं, और वहां पर क्या हुआ, काफी उनकी बात का असर हुआ। तो इस तरह से अगर आप देखें तो आपको समाज को समझना सबसे जरूरी, क्योंकि आपका जो बैटल ग्राउंड है, आपका जो युद्ध क्षेत्र है, आपका जो कुरुक्षेत्र है, वो समाज है। आपको अच्छी लगे बुरी लगे, आप चाहते हैं कि बच्चियां पढ़ें, लेकिन इस समाज में बच्चियों को पढ़ा कौन नहीं रहा है? सरकार नहीं पढ़ा रही है ना। सरकार तो कह रही मैंने स्कूल बना के दे दिया, बजट बना के दे दिया, कन्या से संबंधित योजना बना के दे दिया, हर राज्य की योजना है कन्या से संबंधित, उसके बाद भी वो बच्ची अपने स्कूल क्यों नहीं पहुंच रही है? बताएं, कौन रोक रहा है उसको? गवर्नमेंट नहीं, आप नहीं, जिसको तुम समाज कहते हो वो रोक रहा है। बच्ची स्कूल पहुंच जाती है, लौट रही है, किसी ने दुपट्टा खींच लिया, उसको अपनी इज्जत का खतरा हो गया, मां बाप को पता चला, बोला कल से स्कूल नहीं जाओगी। बोलो हां या ना, कौन रोक रहा है? किसी एसएसपी ने दुपट्टा खोचा? ना। किसी सरकार ने खींचा? ना। कौन? समाज। कहां है? इसी के अंदर ये सब कुछ हो रहा है। तो आपका जो रंगमंच है, जो आपका थिएटर है, वो ये समाज है। तो इस थिएटर को समझे बिना एक आर्टिस्ट कभी भी परफॉर्म नहीं कर सकता। इफ यू वांट टू बी अ गुड ऑफिसर, इफ यू वांट टू बी गुड ऑफिसर, यू मस्ट अंडरस्टैंड द थिएटर। कभी थिएटर देखा है? उसमें लाइटें जलती हैं, अलग अलग किरदार होते हैं, छोटा सा मंच होता है, ये लाइट जली तो इसका मतलब ये होता है जो अभिनय करता है वो इन लाइटों से बहुत परिचित होता है, इस रंगमंच से परिचित होता है। तो ये तुम्हारा थिएटर है, तुम्हें इससे परिचित होना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें पूरी टाइम इसी के सामने परफॉर्म करना पड़ेगा। और अगर तुम परफॉर्म नहीं कर पाए तो फिर या तो तुम उलझते रहोगे, किलसते रहोगे, ठीक है, और या तो तुम बहुत अच्छे इसमें सूरमा बन के निकलो। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस रंगमंच, दिस थिएटर। तुम्हें समझना पड़ेगा इस थिएटर को। और जैसे थिएटर में ढेर सारे कलाकार होते हैं, हीरो होता है, विलन होता है, हीरोइन होती, गाना होता है, ड्रामा होता है, सेंटिमेंट्स होता है, हमारे इस चैप्टर में ये सब कुछ होने जा रहा है, सब कुछ होने जा रहा है। यहां ड्रामा भी है, सस्पेंस भी है, सारी चीजें इस थिएटर में। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, अगर तुम एक अच्छे ऑफिसर बनना चाहते हो, अगर अपनी सर्विस को प्राउडली एक एजेंट ऑफ चेंज की तरह लेकर जाना, तो तुम्हें इस थिएटर को समझना पड़ेगा। इसमें कौन कौन से कलाकार हैं, कैसे ये बिहेव करते हैं, क्या इनकी परिणति है, ये सारी चीजें। अभी तक मेरी बात समझ में आई? अब हम आर्गुमेंटेटिव नॉलेज में हैं। तो जो अधजल गगरियां हैं, जो छलकती रहती हैं, वो जा सकते हैं। जिनके दिमाग की धारणा अभी ना इतनी विकसित हुई है और ना वो विकसित करना चाहते हैं, तो वो इस रंगमंच में बहुत गंभीर मुद्दे पे बात हो रही है, बहुत गंभीर। ये तुम्हारा लाइफ चेंजिंग सेगमेंट है, क्योंकि बहुत से करीब से मैं बहुत ऑफिसर को जानता हूं, दे लिव द लाइफ ऑफ लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेशन। अंत में कहते हैं यार कुछ नहीं हो सकता यार, एकदम ईमानदारी से सारा काम किया, कुछ नहीं हो सकता यार इस देश। ये उनको बोलना पड़ता है, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं वो बुरी तरीके से, क्योंकि उस रंगमंच को समझ नहीं पा रहे। और कुछ ऐसे भी होते हैं जहां रोज विरोध उनका होता है, लेकिन वो हर दिन कहते हैं कि नहीं यार इसमें बदलाव हो सकते हैं, बदलाव हो सकते हैं। तुम लाख कानून बना लो, लेकिन तुम्हारी आंख के सामने एक छोटा बच्चा अपने स्कूल की पढ़ाई छोड़कर एक ढाबे पे काम कर रहा होता है, तो क्या सरकार उससे काम करा रही है? क्या आपका विभाग काम करा रहा है? नहीं, आप तो उसको रोकने के लिए आए हुए हैं। तो ये समाज के अंदर से ही चीजें निकल कर आती हैं। और आप कौन हैं? आपको किस लिए भेजा जा रहा है? कि समाज प्रगतिशील हो सके,
समाज प्रगतिशील हो सके, इसकी जिम्मेदारी किसको दी गई है? भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा। ये जो आप यूपीएससी का एग्जाम देकर जा रहे हो, बहुत से लोग हैं जो काम कर रहे हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बात कर रहा हूं, आप लोगों को ये जिम्मेदारी दी गई है कि राष्ट्र जो है प्रगतिशील हो सके। क्लियर है? बात करता हूं, मैंने क्यों कहा कि आपको यह रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि गवर्नमेंट जितनी भी योजनाएं लेकर आए, मनरेगा लेकर आई इसलिए ना कि जिस आदमी को काम नहीं मिल रहा 100 दिन रोजगार की गारंटी दे सके ताकि भूख से ना मर जाए। लेकिन इस योजना को इंप्लीमेंट कराने की जिम्मेदारी किसकी? आपकी है, आपके विभाग की है, आपके मातहतों की, आपके जूनियर्स की है। तो सवाल है कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है वो क्यों मिली है? अब जरा इस बात को समझो, थोड़ा सा अपना दृष्टि को व्यापक करो। ये जो बदलाव हो रहे हैं वो क्यों होते हैं? समाज की दृष्टि और राष्ट्र की दृष्टि एक समान होनी चाहिए, और जब एक समान नहीं होती है, यानी नेशन का जो एटीट्यूड है और जो सोसाइटी का एटीट्यूड है या पार्ट ऑफ सोसाइटी का जो एटीट्यूड है, जब उसमें क्लैशेस होते हैं तो राष्ट्र की गाड़ी रुक जाती है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि राष्ट्र लोगों से मिलकर बना होता है। फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल, इसको डेमोक्रेसी तुम कह रहे हो। लोगों से मिलकर बना होता है, लोग अपनी भावनाओं से मिलकर बने होते हैं। हम बहुत इमोशनल लोग हैं। आग लगाने के बाद भी बहुत लोगों को लगा होगा यार कुछ गलत कर दिया। उन बूढ़े दंपत्ति को मारने के बाद लगा होगा कि हमने कुछ गलत कर दिया। लोग अपनी भावनाओं से मिलकर बने होते हैं, और भावनाओं को एक बहुत ज्यादा ओरिएंटेशन की जरूरत पड़ती है। मेरी भावनाएं कैसी हैं? मेरी भावनाएं अगर राष्ट्र विरोधी हैं तो लोगों का यह समूह राष्ट्र के खिलाफ काम करेगा। मेरी अगर भावनाएं, मेरे राइट्स और मेरी ड्यूटीज को समझने वाली हैं, मेरी बात को समझने की कोशिश करना। मेरे दोस्त, बड़ी गंभीर बात हो रही है, हंसी मजाक थोड़ी देर बाद में कर लेना। अपना गम, अपने जो है वो अपने दुख दर्द, अपनी कमियां बाद में बता लेना। जो बात कह रहा हूं उसको समझने की कोशिश करो कि मेरी राइट और ड्यूटी है। राइट क्या है? मेरे अधिकार, मुझे शिक्षा मिलनी चाहिए, मुझे मेरा हक मिलना चाहिए, अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। लेकिन राइट्स बिना ड्यूटीज के नहीं होती हैं। जब बिना ड्यूटीज के राइट्स हो जाती हैं, मुझे रोजगार चाहिए, मैं भारत का युवक हूं, ये मेरा राइट है, हां ठीक है, लेकिन मेरी ड्यूटी भी तो है राष्ट्र के प्रति कि मैं राष्ट्र की संपत्ति को, अगर आप जाएंगे तो राष्ट्र की संपत्ति को मैं नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, राष्ट्र के पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, राष्ट्रीय भावना को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, राष्ट्रीय प्रतीकों को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। यह मुझे संविधान में लिखकर दिया गया है, यह मुझे लिखकर दिया गया है। तो अगर मैं केवल राइट्स की बात करूंगा तो मैं सब चीज चाहूंगा, दे मुझे, दे मेरा राइट है, दे मेरा राष्ट्र मुझे दे। तो अगर मैं राष्ट्र से सिर्फ मांगता रहूंगा तो राष्ट्र निर्माण के लिए जो मुझे देना है वो मैं कब दूंगा? कई बार ऐसा होता है कि लोगों की भावनाएं सिर्फ राइट्स के लिए हो जाती हैं, ड्यूटीज के लिए नहीं। इसका भी कारण है, इसके पीछे भी कारण है। बड़ा गहरी परतें हैं, खोलूंगा तुम्हें लगेगा प्याज के छिलकों की तरह खुलता चला जा रहा, आंसू भी निकलेंगे, तकलीफ भी होगी। ऐसा ही हमारा समाज है और ऐसा ही मेरा पढ़ाने का तरीका है। और एक बार ये चाबी तुम्हारे हाथ लग गई तो तुम्हें पता चलेगा इकोनॉमिक्स कैसे काम कर रही है, पॉलिटी क्या है, ज्योग्राफी के रिसोर्सेज कहां है, सब कुछ तुम्हें ऐसा लगेगा किसी ने तुम्हें चाबी पकड़ा दी है यूपीएससी की। लेकिन उसको उसी तरह समझने की कोशिश करो, अपने आप को सेंटर पॉइंट में रखो। तो अगर किसी राष्ट्र की भावना जो होती, राष्ट्र जो बनता है, राष्ट्र आर्थिक प्रगति कर रहा है, राष्ट्र विज्ञान लेकर जा रहा है, तो विज्ञान क्या दूर से आता है? इसी राष्ट्र के रहने वाले लोग जब राष्ट्रीय भावना से जुड़ जाते हैं कि मुझे अपने देश को कम नहीं होने देना है, तो जाकर क्या होता है? राष्ट्र प्रगति करना शुरू कर देता है, राष्ट्र नॉलेज इकोनॉमी बन जाता है। नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी बनते ही वो पूरी दुनिया में उसकी तूती बोलने लगती है। कभी आप एक नॉवेल पढ़िएगा, रॉकेट बॉयज, तो जब रशिया ने स्पुतनिक छोड़ा, यूएसएसआर और रशिया के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था, दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ वैचारिक रूप से। तो इसने जब स्पुतनिक, इनसे पहले अंतरिक्षयान छोड़ दिया, तो उसकी कहानी है नासा के एक इंजीनियर की, बचपन से उनके स्कूल में शोक मनाया गया, अमेरिका के स्कूल में शोक मनाया गया, सौगंध ली गई, ज्यादा से ज्यादा साइंस फेयर शुरू हो गए स्कूलों में कि हमें भी रॉकेट बनाना है। गांव गांव, देहात देहात कि रशिया से भी अच्छा रॉकेट हमें लॉन्च करना है, इसके लिए एक राष्ट्रीय आंदोलन चला। गांव देहात के स्कूलों में जो है वो प्रभात फेरी निकलने लगी, पढ़िएगा आप कभी। वहां पे साइंस फेयर होने लगे, बच्चों को राष्ट्रीय भावना से जोड़ा गया कि हमें, इसलिए नहीं कि हमें जाके आक्रमण कर देना है, हमें रशिया से अच्छा रॉकेट बनाना है। और आगे चलकर अपोलो जब उन्होंने लॉन्च किया,
तब जाकर उनको शांति मिली कि हमने उससे अच्छी किस्म का रॉकेट लॉन्च किया। और नतीजा क्या रहा? आज नासा इस पूरी रेस में बहुत आगे निकल गया है साइंस में। आज उसका साइंस एक्सप्लोरेशन की ताकत दुनिया तूती बोलती है, उसकी दुनिया की तूती बोलती है। तुम्हें अपना पोखरण परीक्षण करना था तो आप अमेरिका की सैटेलाइट से बचते घूम रहे थे। पिक्चर देखी होगी ना तुमने, किस तरह ढक दिया जाता था जब सैटेलाइट भारत के ऊपर घूम के आती थी। तुम्हें अपने देश में परमाणु परीक्षण करना है और तुम अमेरिका की सैटेलाइट से बचने की कोशिश करो। उसकी ताकत देखो, उतनी दूर बैठकर वो तुम्हारी हरकतों को जो है जज कर रहा है, तुम्हारा कम्युनिकेशन वो देख रहा है। अंदाजा लगा के देखिए, पोखरण मूवी आपने देखी होगी। अरे संप्रभु राष्ट्र अपने आप को कहते हैं, सोवरेन अपने आप को कंट्री कहते हैं, और हमें बचते हुए अपना परमाणु परीक्षण करना था। आप अंदाजा लगा के देखिए आप कितने सोवरेन हैं। पूरी दुनिया में नॉलेज जो होती है वो सबसे बड़ी शक्ति के रूप में उभरती है। कभी अतीत में हमारा जो नॉलेज था उसने हमें दुनिया की जो सिरमौर सबसे बड़ी ताकत बनाया था। तो नॉलेज किसके पास आती है? क्या राष्ट्र की जमीनों में नॉलेज होती है? राष्ट्र के पेड़ पौधों में होती है? राष्ट्र के प्रतीकों में नॉलेज होती है? नहीं, राष्ट्र के लोग नॉलेज अटेन करते हैं। राष्ट्र के लोग अंधविश्वास भी देखते हैं, राष्ट्र के लोग रूढ़ियों में भी पढ़ते हैं, राष्ट्र के लोग ही जो है धर्म के रिलीजन के नाम पे लड़ते भी हैं, राष्ट्र के लोग ही झंडा नीचे नहीं गिरेगा इसलिए अपने प्राणों की शहादत भी दे देते हैं। क्या चीज होती है? एक तरफ हम कई बार अपने अपने धर्म, पंथ, मजहब इनके नाम पे लड़के एक दूसरे की जान ले लेते हैं, और कई बार यही धर्मों के लोग मिलकर भारत माता की जय बोलते हुए दुश्मन की गोलियां भी अपने सीने पे खा लेते हैं, लेकिन तिरंगा नीचे नहीं गिरने देते हैं। इस बात की मतलब को समझिएगा कि ये जो कड़ी है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसको समझे बिना तुम नेशनल बिल्डिंग प्रोसेस में कभी नहीं आ सकते, और तुम्हें इन्हीं के साथ डील करना थ्रू आउट लाइफ। कई बार जब तुम जाओगे सर्विस में, अब तो इतने बच्चे सर्विस में देखता हूं, बात करता हूं, ऐसे ना ऑफिस आने के बाद ऐसे ऐसे करते हैं, पटक देता है चश्मा वश्मा, मोबाइल। जब वो बाहर कचकच करके आता है ना कि समझाने की कोशिश कर रहा है अपनी बेटी को पढ़ाओ, ये बेटी तुम्हारा एसेट है, और जब उसके सामने दलील दी जाती है कि देखो हमारे यहाँ ऐसा कभी नहीं हो, लड़की बाहर नहीं निकली, लड़की पढ़ी नहीं, इसका शादी कर, उसको कहते हो भाई पाप है, बाल विवाह करना पाप है, मैं तुम्हें जेल भेज सकता हूं। तो उसके ढेर सारे लोग आ जाते हैं, कैसा जेल भेज के तुम दिखाओगे, और तुम हार मानकर अपने कमरे में आते हो, उठा के अपना मोबाइल पटक देते हो कि मैं कैसे समझाऊं इनको कि ये गलत कर रहे हैं, अपनी बेटी को पढ़ने नहीं दे रहे। ये स्थिति होती है। लेकिन क्या करे, वो कमरे में आके दांत पीसता है, दीवार पे हाथ मारता है, फिर उसको पता है कल जाकर फिर इन्हीं के साथ जो है सर पटकना है। इसमें कुछ लोग बचते हैं जो इस हालात से लड़ पाते हैं, कुछ कहते हैं भाड़ में जाए यार, मुझे मेरी सैलरी मिल रही ना। तो फिर तुम कहते हो कि सर ब्यूरोक्रेसी कुछ करती क्यों नहीं है? क्योंकि उस समाज का, वो तो मैं अभी एक आईएएस ऑफिसर से मिला, बोला सर अब तक जो, मतलब रात में वो इतने गुस्से में, बोला सर हमें जो पढ़ाया जाता है, जो हमें दुनिया दिखाई जाती है, उसकी वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं सर। ये समाज बहुत अलग है, बहुत जटिल है सर। मुझे कंसोल करना पड़ा। बोला सर मतलब अलग ही ये दुनिया है, मतलब बोला इतने गुस्से में, बोला सर सब झूठ है जो हमें पढ़ाया जाता है, सब झूठ है। ये समाज, मतलब ये यहां सर एकदम सर फट जाता है कई बार, खुद को लगता है क्या कर रहे हैं यार हम, क्या कर रहे हैं हम। मैंने कहा शांत हो जाओ, अभी बहुत वक्त बाकी है, अभी बहुत कुछ कर रहे हैं, जो ड्यूटी की है वो परफॉर्म करते जाओ। बट वो चिढ़, वो फ्रस्ट्रेशन मैंने देखी है और वास्तविकता से देखी। और आपके आसपास भी कोई होगा तो आपको महसूस होगा। आप जैसा कोई, अगर मान लीजिए मेरा कोई स्टूडेंट अभी मुझे सुन रहा है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में होगा, तो उसको ये बात पता होगी मैं क्या कह रहा हूं। सो यहां जो चीजें हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। अब भावनाओं की अगर हम बात करें तो आज हम कुछ मांग रहे हैं। हम क्यों मांग रहे हैं यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है समझना, कि भारत जैसे देश में जहां आबादी बहुत ज्यादा है, पर कैपिटा जो रिसोर्स है वो कम हो जाता है, और इकोनॉमी आ जाती है यहां पे, कहती है कि अवर नीड्स आर इनफाइनाइट बट अवर रिसोर्सेज आर लिमिटेड। हमारी आवश्यकताएं अनंत हैं और हमारे संसाधन सीमित। अगर राष्ट्र ने समय रहते या राष्ट्र के लोगों ने समय रहते संसाधनों को नहीं बढ़ाया या आबादी को न्यूनतम नहीं किया तो पर कैपिटा रिसोर्सेज कम हो जाएगा। और रिसोर्सेज जैसे ही कम होता है फिर आप रिसोर्स मांगते नहीं हो, रिसोर्स कैप्चर करते हो। और कैप्चरिंग में क्या होती है? हिंसा होती है, संघर्ष होता है, टकराव होता है। और टकराव करने के लिए क्या होता है? कॉलेज में जब हम किसी से लड़े होंगे तो अपने दोस्तों को फोन करते होंगे, जल्दी आ जाओ बे, हाकी डंडा जो मिला जल्दी लेके आ जाओ बे। ऐसे तो बात करते होंगे, बेटा इस समनुआ मार दिया हमको, आज बहुत पीट दिया हमको रख के।
तो आप अपने समूह के लोगों को इकट्ठा करते हो। अब वो समूह के लोग आपके जाति के हो सकते हैं, धर्म के हो सकते हैं, मान्यताओं के हो सकते हैं, क्षेत्र के हो सकते हैं। होते हैं कि नहीं होते हैं? ऐसा ही होता है। तो पूरी कहानी में इकोनॉमिक्स आ जाती है। अब अगर हम नॉलेजेबल नहीं होंगे, अगर हम प्रॉपरली अकॉर्डिंग टू द डिमांड हम स्किल्ड नहीं होंगे, तो हमारे रिसोर्सेज कभी नहीं बढ़ेंगे। हम मनरेगा में गड्ढा खोद के कब तक अपने देश को आगे लेकर जाएंगे भाई मेरे? कब तक आगे जाएंगे? वी नीड टू बी वेरी स्किल्ड बिकॉज वी नीड टू इंक्रीज अवर रिसोर्सेज ऑन द ड्रास्टिक लेवल। 1960 के बाद हमने आबादी को कितना ड्रास्टिकली बढ़ा दिया। मजाक मजाक में भाई साहब कहां पहुंच गए हम, लेकिन हमने रिसोर्सेज को उतनी तेजी से नहीं बढ़ाया। तो आज जो ये सब कुछ हो रहा है उसका कारण ये है कि वी आस्किंग फॉर आवर राइट्स। हमें नौकरी चाहिए, हमें आजीविका चाहिए, हमें सुरक्षा चाहिए। बट वेन आई आस्किंग एवरीथिंग, किसी भी चीज में जब हम कोई चीज अपने राइट्स मांग रहे हैं, सो वेयर आर आवर ड्यूटीज? हमसे किसने कहा कि मैं अपने ही देश की संपत्ति को जला दूं? बुरा लगे अच्छा लगे कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर राइट मिल रहा है तो ड्यूटी भी तो होनी चाहिए। राइट मिल रहा है तो ड्यूटी भी होती। बचपन से मैं सिखाया जाता है कि भाई पढ़ोगे एग्जाम भी देना पड़ेगा। तुमको हम पढ़ेंगे सब कुछ अपने मन का, एग्जाम नहीं देंगे, जाओ हमें बोर्ड ऐसे पास करा दो। तो तुम पास हो फेल हो, पढ़े नहीं पढ़े, इसकी परीक्षा कैसे होगी? तो तुम्हें एग्जाम देना पड़ता है। सो हाउ इट कैन बी पॉसिबल यू अटेन फॉर योर राइट्स बट यू आर नॉट अवेयर अबाउट योर ड्यूटीज? असंतुलन हो जाएगा। और प्रकृति तो संतुलित है। असंतुलन जब जब हुआ है प्रकृति ने विनाश किया है। तो राष्ट्र में विनाश नहीं होगा? बिल्कुल होगा। सो इफ यू थिंक इन दिस वे इट विल बी वेरी इजी टू गो अहेड। तो इस चीज को याद रखना कि राष्ट्र लोगों से, लोग अपनी भावनाओं से बनते हैं। वेयर आर योर इमोशंस इज गोइंग राइट नाउ? यू आर एग्रेसिव, यू आर पॉजिटिव, यू आर पॉजिटिव, यू आर निगेटिव। तुम राष्ट्र को समझ भी पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो, दैट्स इंपॉर्टेंट। और सोसाइटी जो इन लोगों का समुच्चय होती है, ये दोनों तरफ से देखती है, आइदर डाउनवर्ड आइदर अपवर्ड। जब सोसाइटी, जो लोग होते हैं उनको हम समाज बोल देते हैं थोड़ी देर के लिए, समाज, उसमें और ढेर सारी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है। उनका कल्चर आ जाता है, उनकी मान्यताएं आ जाती है, भाषा आ जाती है। देखो भाषा के आधार पे भी हमारे लड़ाई हो रही है, हिंदी वाले, द्रविडियन, तेलुगु वाले, तमिल वाले। तो अब हम किस तरफ देख रहे हैं? हमारे एक्ट से हमारे नेशन पे क्या फर्क पड़ रहा है, या हमारे एक्ट से हमारे इमोशंस पे क्या फर्क पड़ रहा है? अब यहां पर सोसाइटी यहां पर आके फंसती है। दोनों तरफ फंसती है। तो समटाइम्स वी जनरली फील ओवर इमोशन। जैसे आजकल तुमने सुना होगा, जैसे कहीं दंगे होते हैं इंटरनेट बंद हो जाता है, सुना जरूर होगा। अभी बिहार में बंद रहा, हमारे कई स्टूडेंट को क्लास नहीं मिल पाई इस चक्कर में, राइट? तो इंटरनेट बंद कर देते हैं। अब इंटरनेट बंद कर दिया, क्यों बंद कर देते हैं इंटरनेट? सुना तो पक्का होगा, राइट? इसलिए बंद कर देते हैं क्योंकि इंटरनेट पे जो गलत सामग्री, आपने देखा मोस्टली दंगे इसलिए होते हैं कि गलत वीडियो, गलत सामग्री, गलत पोस्ट तेजी से वायरल कर दी जाती है। अब गलत जैसे पोस्ट आई कि भाई देखो हमारी कम्युनिटी के लोगों को मार दिया, यहां पर इसको पीट दिया, वो पता भी नहीं चलता वो वीडियो कब की है, कहां की है, कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है। एक वीडियो आती है, नीचे लिखता है भाई लोग इकट्ठा हो जाओ, हमें बदला लेना है, हमें सरकार को ये कर देना है, हमें उसको ये दिखा देना, उस धर्म को ये दिखा देना। ऐसी पोस्ट चलती है, राइट और रॉन्ग? सही कह रहा हूं? और उस दौरान हमारी इमोशन जो होते हैं उबलने लगते हैं, हम सही गलत नहीं पहचान पाते, और उबल कर हम क्या करते हैं, अपने समुदाय के लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने ग्रुप के लिए हम एक लड़ने पहुंच जाते हैं। तो इमोशन जो होते हैं उसकी एक खास बात होती है, तेजी से अल्टर किए जा सकते हैं, तेजी से अल्टर किए जा सकते हैं। आपके पास इतना समय ही नहीं होता है कि आप किसी चीज के बारे में जागरूक हो या ना हो। एक ट्वीट आया है, ये ट्विटर हुआ, अब ये विदेशों में बैठे हुए व्हाट्सएप वाले, ट्विटर वाले, इंडिया जल रहा है उनके चक्कर में। पहले तो इन्हीं को निपटना चाहिए। तो अब क्या हुआ, आपकी भावनाएं अल्टर हो गई। आप सडनली आपने देखा सामने वाले ग्रुप को बिना सोचे समझा, बे चल बे हमारे लोगों पे हमला हुआ है, हमारे लोग मारे जा रहे हैं, हमारा ये है, चल बे इकट्ठा होना शुरू। तुरंत थोड़ा बिजली की गति से वो फैलना शुरू हो गया, बिना ये जाने कि इस बात में कितनी सच्चाई है, वीडियो यहां की है, फॉरेन की है, कुछ नहीं पता चलता है, और आपके इमोशंस जो है वो गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं। नतीजा क्या होता है, आप इकट्ठा होते हैं और राष्ट्र की संपत्तियों को जला देते हैं, राष्ट्र को ही नुकसान पहुंचा देते हैं। और बाहर बैठा हुआ व्यक्ति ताली पीट रहा होता है, हाँ बंदर लड़ गया सारे के सारे, राइट? सो दिस इज द सोसाइटी एंड दिस इज द नेशन। ये है उसकी कहानी,
ये है उसका ओरिएंटेशन। सो इंडियन सोसाइटी को जब हम समझेंगे, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फ्रस्ट्रेशन से बचना है तो तुम्हें समझना पड़ेगा कि भारतीय समाज कैसे काम करता है। इवोल्यूशन और रिवोल्यूशन के बीच का अंतर समझना पड़ेगा। एक समाज इवॉल्व होता है या रिवॉल्व होता है। भारत को किस चीज की जरूरत है, इवोल्यूशन की या रिवोल्यूशन की, ये समझने की बड़ी जरूरत है। और भारतीय समाज का चरित्र कैसा है, क्योंकि दुनिया के किसी समाज में, भारत को कहते हैं अनेकता में एकता वाला देश, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ये सुनने में तो बड़ा आसान लगता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो अभी हमारे एक विपक्ष के नेता थे, वो जाकर बोला है कि भारत के जो आइडिया ऑफ इंडिया में भारत एक राष्ट्र ही नहीं है, भारत राज्यों का संघ है। वहीं जब चाणक्य को पढ़ते हो तो भारत के आपको क्या अखंड भारत का कॉन्सेप्ट में, यूनिफाइड इंडिया का कॉन्सेप्ट दिखाई पड़ता है। तो भारत एक राष्ट्र के रूप में अलग अलग विचारधाराएं हैं, लोगों की अलग अलग मान्यताएं हैं, लोगों की अलग अलग मान्यताएं, लोगों की अलग अलग सोच इस राष्ट्र को एक अलग डायरेक्शन देती है। तो समटाइम्स व्हेन यू वांट टू, आज की जो सेगमेंट है, मैं तो आपको दो चीजें बताऊंगा। किसी भी चीज का सही और गलत दो चीजों पे तय होता है। मैंने अपने हिस्ट्री के बच्चों को पढ़ाया था, देश और काल। देश का मतलब होता है ज्योग्राफी एंड क्लाइमेट, और काल का मतलब होता है टाइम। किसी भी चीज की सत्यता की परख इन दोनों, चाणक्य ने बहुत पहले बताया था कि इन दोनों शब्दों का प्रयोग करना बहुत जरूरी होता है, देश और काल। यानी हम किस ज्योग्राफी में हैं, हम किस क्लाइमेटिक जोन में हैं, और हमारा काल यानी हमारा समय, उसकी क्या डिमांड आ रही है। किसी भी चीज की परख, कसौटी इन्हीं दोनों के आधार पर रखी जाती है, देश और काल के आधार पर। तो सवाल है कि हमारी कौन सी मान्यताएं, हमारी कौन सी डिमांड, हमारी कौन सी जरूरतें जो हैं वो इस समय मान्य है और या अमान्य है, इस पर हमें बात करनी होगी। अगर हम देश काल के अनुरूप चल रहे हैं तो हमारे लिए चीजें बहुत आसान हो जाती है। यानी ज्योग्राफी, क्लाइमेट एंड टाइम। तो देश काल के अनुरूप हमें इन चीजों को पसंद या नापसंद करना पड़ता है, उसको जज करना पड़ता है। आज से 20 साल 30 साल पहले जो चीजें सत्य थी, हो सकता है आज वो सत्य ना रह जाए, आज उनकी जरूरत ना। इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत थी, वो अपने देश काल में सही थी। 1991 में हमने जब उदारीकरण किया, तो 1991 में उदारीकरण किया, हमने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को आमंत्रित किया, उस समय के हिसाब से सही था। लेकिन उसके साथ साथ ऐसी ताकतवर संस्कृतियां आ गई। मैं एक दिन बैठ के सोच रहा था, मेरी बात से आप बताना कि इत्तेफाक रखते हो कि नहीं रखते हो। एक दिन मैं सोच रहा था, जब मैं अपने आसपास की चीजों को देखता हूं, छोटे छोटे बच्चों को क्रश, लव अफेयर्स इनके बारे में बात करते हुए देखता हूं, छोटे छोटे बच्चों को गांजा, मैरिजुआना फूंकते हुए देखता हूं, परिवारों को टूटते हुए देखता हूं, एडल्ट्री इनको बढ़ते हुए देखता हूं, तो मुझे कई बार एक एहसास होता है, ये मेरी थॉट है, आप मुझे बताइएगा, कि अंग्रेजों ने 190 साल के शासन में भारत को उतना, भारतीय संस्कृति को उतना नुकसान नहीं पहुंचाया जो मैं बात कर रहा हूं। अंग्रेजों ने 190 साल के शासनकाल में भारतीय संस्कृति को उतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना 1991 के बाद के उदारीकरण ने, जो पश्चिमी सभ्यता आई हमारे टीवी के माध्यम से, उसने हमें नुकसान पहुंचा दिया। ये पिछले कुछ दिनों से मैं इस बारे में बहुत विचार कर रहा हूं कि 190 साल के शासन में अंग्रेजों ने, आपने देखा होगा, फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूं कि आजादी के बाद भी हम अपने भारतीय मूल्यों के साथ थे, हम अपने बड़ों के पैर छू लिया करते थे, हम उनके साथ जुड़े रहते थे। लेकिन जितना नुकसान 1991 के उदारीकरण आने के बाद हुआ है, लोग अंग्रेजी, मैं देखता हूं कि बूढ़े बूढ़े लोग हिंदी में बात ही नहीं कर रहे, जबकि वो उत्तर भारत में है जिसकी मुख्य भाषा, किसी रेस्टोरेंट में आज कोई हिंदी में बात ही नहीं कर रहा है। वो लड़का बेचारा किसी तरह मरी गुल के ट्यूटी, या व्हाट डू यू वांट टू ईट, बर्गर, ये बर्गर वो बर्गर, बर्गर बोल बे, हिंदी, इंडिया में रह रहे, उत्तर भारतीय। एक दिन मैंने पूछा, मैंने कहा तुम कहां के रहने वाले हो, बताया सर यहीं उत्तर प्रदेश, मुजफ्फरनगर के रहने। तो मतलब मैं हिंदी बोलते हो अगर, हाँ हाँ सर। तो मैंने कहा कहां इतनी अंग्रेजी छांट रहे हो, कहां, क्या बात है, हिंदी मतलब अंग्रेजी में तुम बोलोगे तुम ज्यादा पैसा दे देंगे क्या, जितना है दाम उतना ही देंगे। बोला सर ये मल्टीनेशनल है, ये कल्चर है हमारा, हमें सिखाया जाता है ट्रेनिंग में। तो आज की डेट में तुम देखोगे हर आदमी किसी भी स्टोर में चलेगा अंग्रेजी बोलते हुए दिखाई पड़ेगा, लोग भी इंग्लिश, ओह माय गॉड यू नो, तो इसमें बीच में हिंदी डालेंगे। और तो ये हमारे आसपास चल रहा है। मैं एक दिन देखा छोटे छोटे बच्चे बात कर रहे हैं, सुनने लगा, तो उसमें एक छोटी बच्ची थी, हार्डली वो 5वीं क्लास में, मैं सदमे में आ गया उसको देख के, और एक उसको चिढ़ा रही है। तो पता है कि वो जो है ना, वो इसकी क्रश है। मैंने कहा अबे भाई दुनिया कितनी बदल गई है। हम 5वीं 6वीं में थे तो ये पूछा जाता था कंचा किसके पास ज्यादा अच्छा है, पतंग किसकी आज कितनी कटी, कनकौआ किसके पास था। ये क्या बात कर रहे हैं, चिढ़ा रहे एक दूसरे को। नहीं नहीं, शी इज नॉट माई क्रश, वो बोल रहा दूसरा वाला, शी इज नॉट माई क्रश, वो मेरी क्रश थी, मैंने उसको छोड़ दिया। उनका पिद्दी भर का है नहीं, डाइपर पता नहीं अभी तक चेंज करना इसको आता है कि नहीं आता है, क्रश के बारे में बात कर रहा है। ये हमारी सोसाइटीज हो चुकी हैं।
ये हमारी सोसाइटी। चिल मारना, पेरेंट्स को नहीं बताना, अपनी अलग लाइफ जीना, छोटे छोटे फोन लेकर घूमना, पोर्नोग्राफी के साथ जुड़े रहना। तो जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, ठीक है, कि अंग्रेजों ने 190 साल में हमारी संस्कृति का उतना पतन नहीं किया जितना ये जो ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट आया हमारे यहां, उसने हमें ज्यादा नुकसान पहुंचा दिया। उसने हमें ज्यादा नुकसान पहुंचा दिया और हम आज ज्यादा बुरी तरीके से कट गए पिछले 25 सालों के अंदर। हम भूल गए कि हम इंडियन हैं और हमारी वैल्यूज क्या हैं। क्या आप इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? और जब ये वैल्यूज चेंज होती हैं, तो आज अगर हमारा 16 साल का बच्चा ड्रग्स लेता हुआ जा रहा है और उसको वो चिल करने का तरीका समझ रहा है, मैं यकीन मानिए कहीं भी जा रहा हूं, कहीं भी जा रहा हूं, किसी रेस्टोरेंट में गया, कोई मान लो मीटिंग है, कोई बात है, छोटे छोटे बच्चे, मतलब अभी जैसे लग रहा है कि पूरे दूध के दांत भी नहीं टूटे होंगे, वो हुक्का लेकर घूम रहे हैं। आजकल ये कल्चर चला हुआ है, सांस लेना मुश्किल हो गया। स्मोक तो ऐसे कर रहे हैं जैसे लग रहा है भगवान जाने कितनी टेंशन है, पूरा राज्य संभालना इनको और उसके बाद बोर्ड का एग्जाम देना है। पूरी स्टेट गवर्नमेंट इनके सर पे है, बोर्ड का एग्जाम भी देना है, और हार्डली 18 साल के भी नहीं होंगे। बाहर बोर्ड लगा हुआ है 18 साल से कम की उम्र धूम्रपान शराब पीना वर्जित है। अंदर इतनी टेंशन लिए जैसे लग रहा है कि यार वो बताओ चीफ सेक्रेटरी किसको नियुक्त करें, उनको बड़ा टेंशन पड़ा हुआ है। और आपने भी अपने आसपास देखा होगा, चिल कर रहे हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चिल? ठीक है, ये स्थिति है। तो अब जब आप उतरेंगे और आप ये कहेंगे मुझे नशाखोरी के खिलाफ काम करना है, कई कई राज्यों में नशाखोरी ऐसी भयानक होती चली जा रही जिसकी कोई हद नहीं। सरकारें पागल हो गई, रेवेन्यू आ रहा है, जितना लोग पी रहे हैं। दिल्ली में तो कह रहे हैं एक बोतल खरीदो दूसरा हम फ्री देंगे, कहो तो घर पहुंचा के आए, तुम्हें भी और तुम्हारी बोतल को भी। ये हालत हो गई है। बोले साहब आप कहीं भी गिरे हो आपको घर तक डिलीवरी करेंगे, आप पीजिए मस्त होकर। और लड़के भी खूब है, बढ़िया तैयारी के नाम पे जा रहे हैं, एकदम बढ़िया। शराब की दुकानों का आगे लाइन देखो, एकदम कहेगा फ्री बट रही, कहा एक ने पूछा, बोला नहीं नहीं वो एक के साथ एक मिल रही है। मैंने कहा बाप रे बाप। पिताजी ट्यूशन वाले फीस मांग लो कि यार फीस नहीं दिए, सर बहुत गरीब हैं, पिताजी की गेहूं फसल जल गई, ये हुआ वो हुआ। अब बोतल खरीदने के समय वो लाइन में लगे हो जैसे लग रहा है कि देश की अर्थव्यवस्था यही चला रहा है, और गर्व से कहता है हम ही चला रहे हैं, रेवेन्यू सबसे ज्यादा हम ही दे रहे हैं। सो दिस इज द फैक्ट। अब आप ऐसे युवा को आप डेमोग्राफिक डिविडेंड कह रहे हो, जो शाम को 6 बजे सीधे से खड़ा नहीं हो जाता, उसका सेरेबेलम हिला पड़ा है, अब भाई को बहुत टेंशन है, देश को आगे लेकर जाएंगे, पूरी बात नहीं बोल पा रहा है, उसको तुम डेमोग्राफिक डिविडेंड कह रहे हो। तुम्हारी कंट्री में आज हार्ट अटैक, डायबिटीज ये चरम पे पहुंचा हुआ है, यूथ को कवर कर रहा है। टाइप 2 डायबिटीज हमारे यूथ को जा रहा है, और आप कह रहे हो कि यू आर अ डेमोग्राफिक डिविडेंड। जब हम खेलों की तालिका देखते हैं तो हम ऊपर देखना ही भूल गए हैं। हम जब ओलंपिक के पदक, कोई भी इंटरनेशनल गेम्स होता है तो ऊपर से देखते ही नहीं, हम नीचे से देखते हैं। कहां है बे इस बार? ओ बे भाई साहब नीचे से तीसरे नंबर पे आ गए, ओ भाई साहब देश आगे बढ़ रहा है, पिछली बार नीचे से दूसरे पे थे। हम ऊपर से देखना ही भूल गए। एक आध आदमी गलती से कहीं स्वर्ण वर्ण लेकर आ गया, वो पूरा कंट्री ऐसा झूम रहा होता है कि टेंशन नहीं है। इतना क्रिकेट हमारे यहाँ खेला जा रहा है कि जैसे रात में 7 बजे के बाद देश को कोई काम ही नहीं है। आदमी ये वाला बहुत थक जाता है। अबे आईपीएल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, उसका दूसरा शुरू हो गया, तीसरा शुरू हो गया, इतना टाइम हमारे पास है, राइट? तो दिस इज द फैक्ट, हाउ वी जज द थिंग, हाउ अब हम इस कंट्री को हमें लेकर जाना है आगे, ठीक है? जो थोड़ी सी टेंशन में, वो उसमें पता नहीं आजकल भर के भी लोग पीने लगे हैं, आराम से मिल रहे हैं। नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट वाले कभी किसी को भी उठा ले जाते हैं इस चक्कर में। रे पार्टीज हो रही हैं, ये नया फैशन आ गया है। तो हमारे यहां किस तरह के चेंजेस आ रहे हैं? अब इस समाज को समझे बिना अगर आपने गलत और सही की परिभाषा अपने पुराने, भारत सरकार तो 75 साल पुराने वाले अभी काम पे काम कर रही है, उसकी परिभाषा वहां है, और समाज कहीं और पहुंच गया है। बाहर बोर्ड लगा हुआ 18 साल के बच्चे इससे कम उम्र में धूम्रपान नहीं कर सकते, उसी बोर्ड के नीचे खड़ा होकर पी रहा है। पूरा उसकी जिंदगी सारा, मतलब उसको इतनी टेंशन है कि पूरा राज्य चलाना है और इधर बोर्ड का एग्जाम देना, बहुत टेंशन में बेचारा, वो भयानक टेंशन में। सो सवाल ये है, एक सोसाइटी इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों इन्फ्यूज की जा सकती है। कल्चरल इन्फ्यूजन होते हैं, जैसे मान लो अभी तुम्हारे यहां इतना विद्रोह हो गया, इतना पत्थरबाजी हो गई, पता चला बाहर से बातें आ गई, यहां का आदमी सुत 1.5-2 हफ्ता हो गया, स्टेटमेंट दिए, किसी को टेंशन नहीं था, हो गया चलो। अचानक से एक दिन बवाल हो गया तो पता चला खाड़ी देशों से सारी बातें आ गई। तो आज की दुनिया बहुत कॉम्प्लेक्स है, आज की सोसाइटी बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत कॉम्प्लेक्स होती चली जा रही। पबजी के चक्कर में माता जी को उड़ा दिया, पबजी मना किया तो लो एक आध गोली तुम भी ले लो। तो इस तरह से जो समाज हो रहा है, जो उसमें हमारे जो वैल्यूज हैं,
हमारा ओल्ड एज, वृद्ध लोगों को छोड़ दिया जा रहा है, माता पिता अलग होते चले जा रहे हैं, जो एडल्ट्री है वो बढ़ती चली जा रही है। इस तरह की चीज़ों में, इस तरह के समाज में एक नए लॉ एंड ऑर्डर, एक नई चीज़ों की आवश्यकता है। अगर हम इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे तो कभी भी हम एक समाज के रूप में, आपको बहुत चैलेंजेस आने वाले हैं, बहुत चैलेंजेस आने वाले हैं। तो इस बदलती ज़रूरतों के हिसाब से आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा। तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स, बहुत ही जटिल एक संरचना होती है जिसके हम लोग इंडियन सोसाइटी कहते हैं। और जैसे जैसे आप इसमें मेरे साथ नीचे की तरफ जाओगे आपको पता चलेगा कि क्यों हम एक एब्सोल्यूट ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं, हमारे साथ इतना रेजिस्टेंस क्यों हो रहा है, हम बदलाव को इतनी जल्दी स्वीकार क्यों नहीं कर पा रहे हैं 75 वर्षों के बाद। और वो भी ऐसा कोई नया देश नहीं है, ये वेस्टर्न कहता है। हमारे पास हमारी एक धरोहर, एक सांस्कृतिक धरोहर है, उसके बाद भी हमारे पास इतनी गति क्यों नहीं है। और आज जो हम गति कर रहे हैं वो दिशाहीन है या दिशायुक्त है, इस बारे में पता लगाना बहुत मुश्किल है। अगर एक भारत ऐसा जो स्टार्टअप में आज टॉप 3 में बैठ गया है, आपने पढ़ा होगा, और एक भारत ऐसा है जो अभी भी सरकारी नौकरी के लिए पूरी संपत्तियों को जला दे रहा है, तो दो तरह के भारत आपको दिखाई पड़ रहे हैं। और भी तरह के भारत हैं। एक तरफ जहां पर भारतवंशी दुनिया के सबसे बड़े सर्च इंजन का जो है वो सीईओ बना बैठा है, हेड बना बैठा है, वहीं एक ऐसा भी भारत है जहां बच्चियों को भी स्कूल तक नहीं भेजा जा रहा है, जहां परंपराओं के आधार पर, रिचुअल, रूढ़ियों के आधार पर उनके लिए एक जो है वो एक लाइन ड्रॉ की जा रही है। तो ये बहुत ही पैराडॉक्सियल है हमारा भारत। एक तरफ दुनिया की जायंट कंपनियों का हेड हम बने बैठे, हम भारतीय बैठे हुए हैं, नासा में हम बैठे हुए हैं, और एक तरफ देश में ऐसे भी हैं जिनको बच्चों को बेसिक स्कूलिंग नहीं मिली हुई है, बच्चियों को घरों से बाहर नहीं निकला दिया जा रहा है, जहां पर जो है वो बाल विवाह हो रहे हैं। तो ये जो पैराडॉक्स है, ये विरोधाभास है, ये बिल्कुल अलग किस्म का है।